तो ये किस तरह से बौराया था, ये देश ने देखा है। किस तरह ये लोकसभा में बहका था, प्रधानमंत्री पे टूट पड़ा था बड़े अनर्गल शब्दों के साथ। केवल प्रधानमंत्री नहीं, उस पूरे गैंग का भी आज बुखार उतर गया कि ये बड़ा नेता है, या इसने बड़ा करिश्मा कर दिया है, चुनाव में कोई इसने बड़ा जादू किया था कि ये देश जोड़ने वाली यात्रा करके इसने गांधी की बराबरी कर ली। वो गांधी से तुलना कर रहा था कि वो गांधी की दांडी यात्रा, तो बता रहा था गांधी की दांडी यात्रा तो थोड़ी थी, इस आदमी ने तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक धरती नाप दी। आज सवेरे आया कि ममता बनर्जी ने एक तरह से अपनी इच्छा व्यक्त की है कि मैं इस गठबंधन की नेता हो सकती हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर कई बार तो लगता है कि ये शरद पवार किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, बड़ा बेचैनी होती है। हम लोग भी कई बार नाराज हो गए थे कि भाई पद्म विभूषण उसको दे दिया गया। कमाल की बात यह है कि शरद पवार ने अब कहा है कि राहुल गांधी किस लायक नहीं है। उसकी बेटी भी कह रही है। इस ममता बनर्जी ने कभी शरद पवार में एनडी गैंग के नेता होने की बात कही थी चुनाव से पहले, आपको याद होगा। ममता तो शातिर है, उसे पता था कि शरद पवार बूढ़ा हो चुका है, कब्र में पांव है, कब निपट जाएगा, तो शरद पवार को झाड़ पे चढ़ाओ ताकि हमारी बारी आ जाए। आज एक साथ ममता के पक्ष में लोग खड़े हो गए। एनडी गैंग की नेता यही होगी। अखिलेश यादव इधर सीट शेयरिंग को लेकर के और संभल के मामले को लेकर के राहुल को पस्त कर रहे हैं। ये एनडी गैंग में चल क्या रहा है सर? चुनाव से पहले भी हम लोगों ने कई बार विश्लेषण किया, लेकिन इस 24 चुनाव के बाद जो इन लोगों को एक उम्मीद जगी थी, ये एनडी गैंग में हो क्या रहा है अब? आज का इंडी गैंग का जो घटनाक्रम है मनीष जी, ये कई सवालों के जवाब दे रहा है, और कई लोगों और कई जो गलत फहमियां थी उनको दूर कर रहा है, और राहुल गांधी के ऊपर सच के हंटर बरसा रहा है बहुत बुरी तरीके से। तो सबसे पहले तो मनीष जी, जो जो आज से ठीक 6 महीने पहले कर लीजिए, 4 जून को रिजल्ट आया था लोकसभा का, और उसको 99 सीट मिली थी, और उसके पूरे गठबंधन को 230 सीट थी। तो ये किस तरह से बौराया था, ये देश ने देखा है। किस तरह ये लोकसभा में बहका था, प्रधानमंत्री पे टूट पड़ा था बड़े अनर्गल शब्दों के साथ। केवल प्रधानमंत्री नहीं, राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसे वरिष्ठ मंत्री जो हैं, उनके खिलाफ भी बदतमीजी के सारे बांध खोल दिए थे, बदतमीजी की बाढ़ आ गई थी। ये इतना ज्यादा बौरा गया था 4 जून को, और आज 4 दिसंबर बीती, यानी आज समझिए आज 7 तारीख है, कि यानी ठीक 6 महीने के अंदर इसका सारा बुखार उतर गया, इसकी सारी गलत फहमियां दूर हो गई। और आज ये अब जिस गैंग के दम पे कूद फांद रहा था, जो गैंग इसके उस झूठ के चक्कर में वो भी फंसे थे, वो भी इसको एक स्वर से अपना नेता मान रहे थे, उस पूरे गैंग का भी आज बुखार उतर गया कि ये बड़ा नेता है, या इसने बड़ा करिश्मा कर दिया है, चुनाव में कोई इसने बड़ा जादू किया था, वो सब का सब आज गायब है। और जिस तरह से इसको आज खदेड़ने की तैयारी हुई है, तो उसके बाद जो इसने गलतफहमी फैलाई थी, याद करिए। और ये खैराती किस तरह से ढोल ढोल लेके बजा रहे थे कि देश जोड़ने निकला था। वो एक मोटा आता है जो अभी बंबई में गुजरात बनाम मराठा, तो वो इस तरह से लगा हुआ था कि ये देश जोड़ने वाली यात्रा करके इसने गांधी की बराबरी कर ली। वो गांधी से तुलना कर रहा था कि वो गांधी की दांडी यात्रा, तो बता रहा था गांधी की दांडी यात्रा तो थोड़ी थी, इस आदमी ने तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक धरती नाप दी। और और उसका ये परिणाम है जो रिजल्ट आया है 99 को लेकर, सब बोराए हुए थे, खासकर हमारे जो खैराती। तो आज उन सबको एक तरह से औकात बताई है इंडी गैंग ने ही। कोई इसमें कोई भाजपा को दोष नहीं दे सकते, कोई संघ को दोष नहीं दे सकते, और किसी को दोष नहीं दे सकते सिवाय इंडी गैंग के अंदर से। और ये कितना खोखला था, कितना थोथा था, कितना भोला था, इसका अपना जो अहंकार था, उसकी कलई आज ममता बनर्जी के विद्रोह के बाद पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई। क्योंकि ममता बनर्जी का विद्रोह की खबरें तो आई मनीष जी शाम को, वो सवेरे, आज सवेरे आया कि ममता बनर्जी ने एक तरह से अपनी इच्छा व्यक्त की है कि मैं इस गठबंधन की नेता हो सकती हूँ। और जो लोग इस समय को इस लायक नहीं है, ममता बनर्जी ने पहली घंटी इसके गले में बांधी, और उसके बाद शाम तक इसको घंटे की तरह, पूरा इंडी गैंग के जितने थे वो सब लोग इसको घंटे की तरह बजाने लगे, और इसकी हालत खराब है। और जरा गौर करिए कि बात बात पे इसकी पूरी फौज टूट पड़ती थी, खैरातियों की फौज टूट पड़ती थी, चमचे आके ट्विटर पे नंगनाच करने लगते थे। लेकिन आज की तारीख में वो सब शांत बैठे हैं, और राहुल गांधी को कुछ सूझ नहीं रहा कि इनकी बातों का आकर जवाब दे, सीधे सीधे उसके ऊपर आरोप है। तो आज उसने फिर अपना वो राग अलापना शुरू किया, वो गब्बर सिंह टैक्स ढूंढ के लाया, जो आज से साल भर पहले दम तोड़ चुका है। लेकिन उसको वो जब आदमी फ्रस्ट्रेशन में होता है और उसकी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो गब्बर सिंह टैक्स लेके आ गया कि गब्बर सिंह टैक्स बढ़ने जा रहा है,
लेकिन अब उसकी ट्रेन छूट चुकी है। और वो मेरे ख्याल से इंडी गैंग अब जब भी कभी अधिकृत रूप से बैठेगा तो उसका नया नेता वो चुन लेंगे। इसने एक तरह से प्रॉक्सी नेता बना रखा था, उस खड़गे को बना हुआ था, काट का घोड़ा, जो किसी काम का नहीं, जो जिसको इंडी गैंग में कोई अपना नेता भी नहीं मानता, इंडी गैंग का नेता तो छोड़ दीजिए, वो उसका नेता था, तो उसको अभी संयोजक पद से हटाया जाएगा। और जिस तरह से अभूतपूर्व समर्थन इंडी गैंग के अंदर ममता बनर्जी को मिल रहा है, तो कायदे से इंडी गैंग ने अपना नेता चुन लिया और सब साथ ही साथ इसको अपने गठबंधन से खदेड़ दिया। और उसका मैं बता दूं, जिसके साथ वो जो यूपी में दो लौंडे घूम रहे थे अपनी दोस्ती का लेकर झंडा, कि दो दो दोस्त बिल्कुल जैसे सोने के बीरू जब बने, कि सबसे पहले इसको पार्टी से निकाल, मतलब उस गठबंधन से निकाले जाने की अगर आधिकारिक तौर पर किसी ने घोषणा की है तो वो समाजवादी पार्टी ही ने की है। और उसके पीछे अखिलेश यादव की नाराजगी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि किसका किसका क्या क्या कारण है। लेकिन जो जो दो लौंडे थे, और जो सबसे खास बात, ये दिल्ली के बाद अगर यूपी को अपना सबसे बड़ा गढ़ मानते हैं, वही वो इनका एक तरह से राजनीतिक रूप से है कि वो सब लोग एक तरह से हतप्रभ किया है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि अधिकृत घोषणा है वो समाजवादी पार्टी की, क्योंकि किसी किसी नेता ने नहीं कहा है कि जो समाजवादी पार्टी कोई फलाना नेता ढिकाना नेता या फलाने प्रवक्ता ढिकाने प्रवक्ता, किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा, किसी नेता ने नहीं कहा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव, जो दिल्ली के अंदर समाजवादी पार्टी की आवाज जिसको माना जाता है कि समाज दिल्ली के अंदर अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बोलता है तो राम गोपाल यादव बोलते हैं। और राम गोपाल यादव ने आज बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि ना तो हम इसको अपना नेता मानते हैं और ना ही इंडी गठबंधन का इसको अंग मानते हैं, ना उसका नेता मानते हैं। ये अपने आप में नेता होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको आधिकारिक तौर पर इसकी रवानगी का पूरा एक तरह से शुरुआत वो कर दी उसने घोषणा करके। और उसके बाद मनीष जी जरा खबर दिखाइए, उसके बाद मैं खबर अगर पढ़ देता हूं, दर्शकों को नहीं, समझ में आ इसको जाएगा। तो इस राम गोपाल को तो ये लोग एक वो कहते हैं ना कि समाजवादी पार्टी में एकमात्र पढ़ा लिखा है ना, तो इसको इस हाँ रूप में पेश करते हैं, राज्यसभा का मेंबर है जी। राहुल गांधी हमारे नेता नहीं है, गठबंधन के भी नेता नहीं मानते, इंडिया में नेतृत्व मची रार और राम गोपाल का वार। तो ये कि विपक्षी गठबंधन के नेता के सवाल पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी के विपक्षी गठबंधन के नेता पर इस समय खासा विवाद गहराया हुआ है। और इस बीच प्रोफेसर यादव ने राहुल गांधी को नेता ना मानने की बात कही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया का नेता कौन है, ममता बनर्जी या राहुल गांधी, इस पर विपक्षी गठबंधन में इस समय इतना बवाल मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव में इंडिया के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरे विपक्ष के सुर अब बदले नजर आ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन के नेता के सवाल पर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की ओर से भी राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव का बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा है कि हम राहुल गांधी को अपना या गठबंधन का नेता नहीं मानते हैं। इस पर अब विवाद गहराने की संभावना बढ़ गई है। और प्रोफेसर राम गोपाल ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, अगर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती तो इंडिया गठबंधन को सत्ता मिलती। जब ममता बनर्जी के बयान पर प्रोफेसर यादव ने कहा कि राजनीति में कोई साधु संत बनकर तो आते नहीं है, सब लोग पद चाहते हैं। तो मैंने कहा ना कि इनका भी 6 महीने बाद बुखार उतरा। ये उस समय 2004 को जब 2024 को जब रिजल्ट आया था, तो ये भी राहुल गांधी को कंधे में लाते घूम रहे थे। 99 ले आया तो बड़ी तीर उसने मार दिया, और 240 को उससे कम बता रहे थे। तो 6 महीने पहले नेता सब मान रहे थे, लेकिन 6 महीने के अंदर इनका भूत उतरा है। और अभी कह रहे ना तो ये नेता है और ना गठबंधन का नेता है। ये राम गोपाल यादव का कहना ये बहुत मायने रखता है। और अभी इसको और झेलना पड़ेगा। अभी सारे जितने घटक दल हैं वो सब इसको उठाकर बाहर फेंक देंगे। और इसकी आज शुरुआत हो गई और बड़ी ठोस शुरुआत हुई है मनीष जी। बिल्कुल, और यहीं तक नहीं रुका समाजवादी राम गोपाल, इसने वहां से एक जिहादी से भी कहवाया मुंबई से कि हम हाँ, जो है एनडी गैंग के हिस्सा नहीं है। वो भी महाराष्ट्र का ये वहां का प्रदेश अध्यक्ष है। ना, जब सुनिए, महाविकास अघाड़ी एक सेकुलर पार्टी है और वो इस तरह की बात करेगा हमारा हिंदुत्व का मुद्दा बिल्कुल कायम है, हम उस हिंदुत्व मुद्दे पर चलेंगे, कार्यकर्ताओं को बुला कर नसीहत देंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम तो कभी नहीं रह सकते उसमें।
हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अबू वसीम आजमी जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ऐसा कहा जा रहा था कि आप महाविकास आघाड़ी के साथ कभी थे ही नहीं, लेकिन आज उन्होंने शपथ नहीं ली है, लेकिन आपने शपथ ले ली है, तो क्या ऑफिशियली हम समाजवादी पार्टी को महाविकास आघाड़ी से टूटा हुआ अगर महाविकास आघाड़ी का एक घटक ये बोलता है कि 6 दिसंबर को अखबार में ऐड देता है, बयान देता है कि बाबरी मस्जिद डिमॉलिश करने वालों को बधाई, आपने अच्छा काम किया, तो फिर मैं समझता हूँ कि महाविकास आघाड़ी आगे नहीं चलने वाली है। कांग्रेस भी उनको साथ अगर देगी तो कांग्रेस भी कम्युनल पार्टी बन जाएगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उनके साथ नहीं हूँ। अब जरा इस बयान के मतलब मनीष जी समझिए कि ये इस बयान से एक दूसरा पक्ष भी उभर के सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे को कितनी बुरी तरह छटपटाहट हो रही है घर वापसी करने की। वो आज उसने अखबारों में, ये बयान इसका तब आया कि जब आज उसने अखबारों में एक एक पन्ने का विज्ञापन दिया, कल दिया था 6 दिसंबर को, कि वो बाबरी मस्जिद ढहाने वाले कार सेवकों को धन्यवाद। तो एक तरह से जो इंडी गैंग जो एक पाखंड कर रहा था, एकता का बड़ा पाखंड कर रहा था, सेकुलरिज्म का बड़ा पाखंड कर रहा था, उसकी धज्जियां कल जब उद्धव ठाकरे ने उड़ाई तब भी इनका बुखार उतरा। तो आज इसने कहा कि अब हम ये महाविकास आघाड़ी में है तो हम रहेंगे या फिर उद्धव रहेगा। तो उद्धव की भी एक तरह से वहां से विदाई तय मानी है, क्योंकि वो जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा कैसे इंडी गैंग स्वीकार करेगा, कुछ सवाल ही पैदा उसका नहीं होता। तो वो उद्धव ठाकरे की भी बेचैनी को बता रहा है। ये आज का जो घटनाक्रम है ये मैं बहुत महत्वपूर्ण हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है कि एक जो मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन बना था, जिसमें दाल तो शुरू से जूते में बट रही थी। हम लोगों ने उसको शुरुआती की थी कि जूते में दाल बटेगी, उस समय बट रही थी, लेकिन इनके बिल्ली के भाग से एक छीका टूटा इनका। लेकिन वो छीका टूटने के बाद वो जो माल आया हिस्से में, वो अब कौन बांटेगा, कैसे बांटेगा, उसमें फिर जूते निकल आए और जूते बहुत बुरी तरह से एक ही आदमी पे चलने लगे। ये बड़ा संयोग है कि अब वो ममता बनर्जी पे क्या होगा, ये तो बात की बात है, लेकिन राहुल गांधी पर बहुत बुरी तरह से बरसात हो रही है। लेकिन मनीष जी, आज मेरी समझ में, जो कल हम लोग बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों को मैं कमेंट में देख रहा था, जो बाद में कमेंट आए हैं कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप ममता को समझ नहीं रहे, ममता बड़ी वैसी है, ममता को है, चालाक है। तो कल भी लोग लिख रहे थे ना जी। ये मैंने कल भी नहीं कहा था कि उसका कोई हृदय परिवर्तन हुआ है, लेकिन मैंने कहा था बड़ी शातिर नेता है वो, और वो मूर्ख नहीं है कतई। तो कल जो मैंने बात कही थी उसकी आज की घटनाक्रम से पुष्टि हो रही कि ममता शातिर नेता है, बंगाल की नेता वो बन चुकी। अब वो देश की नेता बनने की महत्वाकांक्षा उसके अंदर जो जागी है, तो वो अच्छे से समझ रही थी कि अगर हम हिंदुओं की भावनाओं को नहीं समझेंगे, कल तक हम लोग उसको बंगाल या बांग्लादेश तक सीमित रख रहे थे, लेकिन आज ये समझ में आया कि अब वो राष्ट्रीय स्तर पर आने की उसका पूरा तय कर चुकी है। और इसीलिए उसने बोला, तो कल जो उसके बारे में हम लोग विश्लेषण कर रहे थे, उसमें आज इसको और जोड़ लीजिए कि कल जो ममता बनर्जी के बयान की बात हो रही है, अभी पढ़ते हैं मनीष जी इसको, कि कल जो बात हो रही थी उसमें भी ममता की ये महत्वाकांक्षा कहीं कल तक छुपी हुई थी, लेकिन जो आज खुलकर सामने आ गई। और ये देखिए, और ये रिपोर्ट जो है ये पूरे इंडी गठबंधन की कलई खोल रहा। और इसमें मनीष जी एक बहुत जबरदस्त बड़ा मजेदार एक घटक है जो ममता बनर्जी का समर्थन कर रहा है, जिसको सुनकर दर्शक चौंकेंगे भी और उनको हंसी भी आएगी। फिर मैं उसके भेद खोलूंगा कि उसका कारण क्या है, और उस कारण में भी कांग्रेस का अंत जो है वो कहीं छुपा हुआ है। तो इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, कांग्रेस के खिलाफ ममता को मिला अखिलेश का साथ, आरजेडी ने लालू को बताया जनक। नीचे आ जाइए मनीष जी। हाँ, इंडिया अलायंस, हाँ, यहाँ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस से अलग रुख अपनी राय अपनाती नजर आ रही है। अब उन्होंने इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की बात कही तो नया विवाद खड़ा हो गया। ममता बनर्जी के बयान पर शिवसेना से लेकर आरजेडी और समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया है, जिसके चलते सवाल उठने लगे हैं, क्या अब इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि हालिया चुनावों और उपचुनावों में इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन पर निराशा जाहिर की और कहा कि अब वो इसका नेतृत्व संभालने को तैयार हैं। ममता के इस बयान पर एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने आलोचना की है तो कुछ ने समर्थन किया है। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि ममता बनर्जी को ऐसा लगता है, पर हमें यानी कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता है। यानी कांग्रेस की मिर्चा लगना शुरू हुई तो कांग्रेस में तो सीधा अटैक ममता बनर्जी कर ही रही है, तो इनके विरोध का कोई मायने नहीं रखता कि ऐसा नहीं लगता है, पर हमें यानी कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता है।
उनके कहने से उनकी पार्टी चलती है, हम तो कांग्रेस के कहने पर चलते हैं। शिवसेना यूवीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि उन्हें ममता दीदी की राय पता है और वो वे हमारे साथ हैं। और राउत ने कहा कि हम एक हैं, अगर कोई छोटे मोटे मतभेद है तो हम उसके लिए ममता बनर्जी से बात करेंगे। यानी वो भी ममता बनर्जी के बगल में जाके खड़ा हो गया। और इधर जो है जरा पूरे गठबंधन की रिपोर्ट है, ये बहुत बेहतरीन रिपोर्ट अखबार में छपी है कि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी ने कोई इच्छा जाहिर की है तो इंडिया ब्लॉक के जो नेता है वह उस पर विचार करके उनका सहयोग ले। इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। बीजेपी को बंगाल में रोकने का काम किया था ममता ने। सपा नेता ने कहा कि जहां जहां विपक्ष की सरकार नहीं बन पाई वहां पर मुख्य रूप से बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी ही थी। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता ने कहा कि अगर अब ममता बनर्जी ने कोई इच्छा जाहिर की है तो इंडिया ब्लॉक के जो नेता है वो उस पर विचार करके उनका, ये तो हम लोग पढ़ चुके बनी जी, बीजेपी को की पार्टी थी। वही ममता बनर्जी के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के असली आर्किटेक्ट लालू प्रसाद यादव हैं। उनकी पहल पर ही पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। आरजेडी नेता ने कहा कि सभी अपने अपने राज्यों में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं। अभी झारखंड में हमें सफलता मिली है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी मजबूती से लड़ाई लड़ती है। अब 2025 में बिहार की बारी है। बीजेपी के खिलाफ हमारा प्रदर्शन भी पूरी तरह एकजुट है। दिलचस्प बात यह भी है कि कांग्रेस पर टीएमसी के विरोधी लेफ्ट ने भी हमला बोला है। ये मैंने कहा ये सबसे मजेदार और चौंकाने वाली खबर है। लेफ्ट के नेता डी राजा ने कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना होगा। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया की गठबंधन की मीटिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में गठबंधन सहयोगियों का साथ नहीं लिया जिसका पार्टी को नुकसान हुआ। तो ये जो लेफ्ट पार्टी है ये भी एक तरह से राहुल गांधी को उन्होंने लाल झंडी दिखा दी है और क्योंकि खुलकर कह नहीं सकते, लेकिन ये भी ममता बनर्जी के पक्ष में ही खड़े हो गए हैं जाकर। और ये डी राजा याद करिए कि कम्युनिस्ट पार्टियों में राहुल गांधी के दो ही बड़े पसंदीदा थे। एक वो अपना गुरु मानता था सीताराम येचुरी को, तो सीताराम येचुरी तो मर गया। अब ये डी राजा जिंदा है, जिसकी लड़की वहां जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे उसमें नजर आई थी, बड़ा उस पर केसेस भी हुआ था। तो वो डी राजा एक तरह से कितनी जल्दी उसने पलटी मारी है। लेकिन मैं इसका कह रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध का मतलब मनीष जी मतलब समझिए क्या है कि आपने जो कांग्रेस छोड़कर नेता आए हैं वो तो खुलकर बोलते ही बोलते हैं। हम लोग इसको साल भर पहले, मेरे ख्याल से साल डेढ़ साल पहले हम लोगों ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी पर कम्युनिस्टों का कब्जा होता जा रहा है और वो उन्होंने अपना नाम छोड़ा है और अब वो कांग्रेस पर कब्जा कर रहे हैं। तो वो आज की तारीख में डी राजा का जो बयान है वो पूरी तरह से उसी रणनीति पर है कि इस राहुल गांधी को भी निपटा दिया जाए तो पूरा 100% कब्जा कांग्रेस पर करके, और वो कम्युनिस्ट पार्टी अभी कांग्रेस के नाम से हिंदुस्तान में ऑपरेट करना चाहती है। ये इनकी तैयारी है। जितने महत्वपूर्ण पदों पर है या जो उनके प्रवक्ता आते हैं आप उनको कभी गौर करिए, वो सबके सब वही कम्युनिस्ट है। वो कन्हैया कुमार वो एनएसयूआई देख रहा है। तो इस तरह से राहुल के अंत में हर व्यक्ति अपना अपना स्वार्थ देख रहा है, अपना अपने रास्ते खोज रहा है। और जो सबसे खास बात है कि कल भी हम लोगों ने उसका जिक्र किया था और दर्शक आज का भी समझे, ये सारी गोलबंदी, ये सारी घेराबंदी और राहुल को उठाकर फेंक देने की रणनीति ये क्यों बन रही है मनीष जी? ये 19 तारीख का फैसला, जो 19 तारीख का फैसला होना है कि हिंदुस्तानी है या ये अंग्रेज था जो भारतीय की खाल में हिंदुस्तानियों को ठगता रहा। तो अगर क्या, मुझको तो पूरा विश्वास है कि उस दिन ये फैसला हो जाएगा कि ये विदेशी नागरिक है, ये ब्रिटेन का नागरिक था जो हिंदुस्तानी बनकर हिंदुस्तान को ठग रहा था। तो अगर इसके गठबंधन में रहते हुए वो फैसला आया तो पूरे इंडिया गठबंधन की नाक कटेगी। तो इन्होंने 19 तारीख से पहले अपनी पूरी पेशबंदी इन्होंने कर ली है कि ये विदा होता है अगर तो ये विदेशी नागरिक विदा हो जाए और हम अपने आप को पाक साफ रखें। इसलिए पूरा इंडी गठबंधन एक हुआ है और राहुल गांधी को इसने उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। और मेरे ख्याल से जिस तरह से राम गोपाल यादव का बयान है तो एक तरह से फैसला तो हो चुका और उसकी ममता बनर्जी ने विद्रोह की शुरुआत की थी और उसको उठाकर फेंकने की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने कर दी। बिल्कुल। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आज मैंने एक अलग से शो किया है कि ना सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट,
जिस दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में हियरिंग हो रही है तो हम इस पे भी नहीं सुनेंगे, उस दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टिंग चीफ जस्टिस, जो परसों एक्टिंग चीफ जस्टिस नए बने हैं, उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर फिर गृह मंत्रालय को नोटिस भेज दिया है कि आप पहले जवाब दीजिए, यदि आप जवाब नहीं देंगे तो हम एक्शन लेंगे राहुल गांधी पर। तो मतलब इसका मतलब है कि चौतरफा जूते चलने लगे। अब तो इंटरेस्टिंग एक और चीज सर, मैं देख रहा हूं खलिहर ने जो कांग्रेस के खैरात पर पलने वाले थे, उन खैरातियों ने भी अपना जोक बुद्धि दूसरे जगह लगा दिया। वो भी अब बोलने लगे कि अखिलेश यादव को सीट शेयरिंग में कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। मतलब खलिहरों को भी लग गया है कि अब खैरात इधर से नहीं इधर से आएगा। हाँ, उन्हें ये देने लायक ही नहीं बचेगा। ये ब्रिटिश नागरिक अगर घोषित होगा फिर ये इनको चवन्नी नहीं देगा, अठन्नी नहीं देगा। तो ये अब ये भी अपने आका ढूंढना इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब बेशर्मों के मुंह पर आज ये बड़ा करारा थप्पड़ है जो पूरे इंडिया गैंग का सामूहिक रूप से आया। इस खबर में जिसका जिक्र नहीं है वो भी मैं बता दूं कि शरद पवार और उनकी बिटिया वो सुप्रिया सुले दोनों ने खुलकर मुक्त कंठ से ममता बनर्जी की प्रशंसा की है, कहा अनुभवी नेता है और वो इंडिया गैंग की कमान संभाले, हम उनका स्वागत करते हैं। उनकी सारे बयान का सार यही है। तो एक तरह से जब वो ममता बनर्जी का स्वागत कर रहे हैं, उनको अनुभवी नेता बता रहे हैं, तो अपरोक्ष रूप से बिना कहे वो बता रहे हैं कि ये जो 55 बरस का अधेड़ है राहुल गांधी, ये ना तो नेता है और ना इसको कोई अनुभव है राजनीति का, ना ये इस योग्य है। तभी तो वो स्वागत कर रहे हैं ममता बनर्जी का। अगर इसकी नेतृत्व क्षमता बड़ी गजब की होती, इसके नेतागिरी में इसके कोई बड़ा दम होता, तो वो ममता बनर्जी को इस तरह से खुलकर दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत न करते। तो अपने आप में जो प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 साल से करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो तो एक तरह परिणाम दे रहे थे, वो मुंह से कह नहीं रहे थे। लेकिन आज अब इंडी गठबंधन ने पूरे देश को बता दिया कि ये आदमी किसी लायक नहीं है, जिसे क्या मैं उसके लिए शब्द इस्तेमाल करूं कि ये हाथी का समझ जाइए, ये वो है, ना लीपने का है ना पोतने का है। ये केवल बैठा बैठा केवल जवाहरलाल नेहरू का खानदान से है, इंदिरा गांधी का पोता है और राजीव गांधी का लड़का है। ये यही करके 20 साल इसने काट दिए। ये अपनी प्रासंगिकता, अपनी उपयोगिता एक जगह भी दर्शा नहीं पाया है। बिल्कुल, और जिस सी बात है कि सर जो ही कांग्रेस के पास अभी सिर्फ तुष्टीकरण के कुछ वोट बचे हुए हैं और कुछ जो खैरात पर पलने वाले, जिनकी आदत बाप दादाओं ने जो के ऊपर जो एहसान है कांग्रेस पार्टी का, वो एक खानदानी लोग हैं। मैं एनालिसिस समझ पाता हूं। अब ये सोचिए तुष्टीकरण का वोट तो खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएगा। तुष्टीकरण का वोट तो किसी का है नहीं। वो यदि तुष्टीकरण का वोट कांग्रेस का होता तो बिहार में वो कांग्रेस को वोट दे रहे होते, वो झारखंड, वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में तो तुष्टीकरण का वोट कांग्रेस को मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलता, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मिलता, बिहार में क्यों आरजेडी को मिलता है? तो अपने आप में ये समझने के लिए काफी कुछ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ममता भी तो ऐसी है, ऐसी तो सब है, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या विपक्ष नहीं रहेगा? महत्वपूर्ण ये है कि खतरनाक कौन है। कम से कम आप ममता बनर्जी को एंटी नेशन नहीं कह सकते, मुलायम सिंह यादव को आप भारत द्रोही नहीं कह सकते। इस चीज को आप समझना पड़ेगा कि उन लोगों ने कभी जाकर के विदेश की नागरिकता नहीं ली है। वो जाकर के विदेश में जाकर के भारत के खिलाफ साजिश कम से कम नहीं करते, इतना तो है। नहीं मनीष जी, मैं उनको जवाब दे दूं, जो लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कम नहीं है, तो हम ममता बनर्जी की तुलना को नरेंद्र मोदी से नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम उन्हीं के गैंग में बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी, तो उन दोनों में वो बेहतर है। हम आप कहे ना कहे, ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वो सातिर नेता है, तो वो राहुल गांधी को उठाकर फेंक रही है। तो दोनों आपस में लड़कर कम से कम एक का तो अंत होगा। उसके बाद फिर ममता बनर्जी जब सामने आएगी तो फिर उससे लड़ाई होगी। लेकिन मैं को नरेंद्र मोदी का विकल्प थोड़ी बता रहा हूँ जो आप कह रहे हो कि वो कोई कम नहीं है। तो कम और ज्यादा नहीं, ये दो नेता जब लड़ेंगे तो कम से इनमें से एक को निपटेगा। तो अपने आप आपस में लड़कर ये राक्षस दल खत्म हो रहा है। तो ये इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और वो ममता बनर्जी इसकी पात्र है कि आप किसी भी कसौटी पर उसको उठाकर देखिए, वो राहुल गांधी से तो कई गुना बेहतर है। वो उसका एक ही ड्रॉबैक है कि उसको हिंदी आती नहीं है। उसका कोई गठबंधन नहीं था देश के अंदर, तो वो अपने एक क्षेत्र तक सीमित थी। लेकिन अब की जो हार हुई है उसके बाद उसके हौसले बुलंद हुए, क्योंकि अब जो इंडी गठबंधन में बचेंगे उसमें से कोई भी तो ऐसा नहीं जिसका कोई दूसरे राज्य में कोई दमदारी हो। तो उस हिसाब से वो ज्यादा बेटर। इसीलिए इन सबको आपस में एक दूसरे से अहित नहीं है ना। कांग्रेस तो कहते हैं ना, कांग्रेस जैसे पीएम मोदी ने कहा कि ये परजीवी पार्टी है। ये मतलब
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हिस्सा खा रही है, बिहार में लालू का हिस्सा खा रही है, उधर फिर हाँ दूसरे राज्य में कि जहां इनका अपना वजूद है वहां दुर्गति है। अब देखिए लोकसभा में भी ये कहां से सीट लाई है कांग्रेस पार्टी? यूपी से, महाराष्ट्र से, ये कहां ले आए? गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, जहां डायरेक्ट फाइट में है। यहाँ से कितने सांसद ये लेकर के आए? उन राज्यों से लाए जहां ये परजीवी है, बिहार से, यूपी से, जहां पर औकात नहीं है, जहां बंगाल में इनको शामिल नहीं किया गया। मगर यही चीज है, इस बात को समझना जरूरी है कि सर मैं वही बेचारा, मेरा तो हमेशा खलियर पे रहता है। मैंने देखा कुछ खलियरों के थमले, वो खैराती पाड़ा, वो धान गेहूं शर्मा, वो सनसनीबाज, ये सब अखिलेश ममता का भजन गाने लगे हैं। मतलब इन सबको लग रहा है कि माल अब इधर से आएगा, माल इधर से आएगा, दूसरे ये कहीं बुक हो जाएगा 19 तारीख को, तो अब इसके ऊपर दांव खेलने से उनका कोई फायदा नहीं है। तो ये कायदे से राहुल गांधी या कांग्रेस की भी आंखें अब तो खुले, ये किस तरह के हैं कि ये कितने वर्षों से, दशकों से कांग्रेस खिला पिला रही है, और केवल अंदेशे में इन्होंने पाला अपना बदल दिया। ये कल से ममता बनर्जी का भी मंजीरा बजाने लगेंगे। तो इनकी, ये तो मैंने कहा, ये तो फालतू कुत्ते हैं, इनको क्या कहा जाए। लेकिन मनीष जी, जो ये जो आज का जो घटनाक्रम है, और जो राहुल गांधी की विदाई इंडी गठबंधन से होने का मतलब जो है, ये बड़ा घटनाक्रम है। मैंने कहा ना, भारतीय राजनीति के घटने वाला बड़ा घटनाक्रम है कि अगर कांग्रेस उस इंडी गठबंधन से बाहर हुई तो इंडी गठबंधन अपनी मौत स्वयं मर जाएगा। ये भी दर्शक अच्छे से समझ रहे हैं कि ये वो एक बात तो सही थी कि वो राष्ट्रीय दल तो था ही, वो कि वो उसका 5-6 स्टेटों में उसकी अपनी उपस्थिति थी, जो ठीक ठाक उपस्थिति कह सकते हैं। तो उसके बाद ये क्षेत्रीय दलों का एक गठजोड़ होगा अपने अपने राज्यों में, जिसका दूसरे राज्य से कोई लेना देना नहीं, और ये कई बार आपस में टकराएंगे। अभी क्योंकि राहुल गांधी से ये उबे हुए हैं, उसकी निकम्मेपन से, उसकी निष्क्रियता से, उसकी क्या कहूँ राजनीतिक लौंडपने से, ये किसी तरह से उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। और सबसे मजबूत उसमें उसके बाद विकल्प के रूप में ममता बनर्जी है। तो वो ममता बनर्जी की जय जयकार तो इन्होंने शुरू की है, लेकिन जिस दिन ये सुनिश्चित होगा कि ममता अब हो गई अध्यक्ष और उसके बाद राहुल गांधी किनारे, तो उसके बाद फिर ममता बनर्जी पर भी ये इसी तरह से टूट पड़ेंगे। इनका इतिहास मैं जानता हूं, तो वो आने वाले 6 महीने इंतजार करिए। ममता बनर्जी अध्यक्ष बनी और उसके बाद उसका भी जीना हराम ये किस तरह से करेंगे, ये आप देखिएगा।